हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे लेबर लॉ के ऊपर 23वां वीडियो लेक्चर। इससे पहले 22 वीडियो लेक्चर आप देख चुके हैं। लेबर लॉ के ऊपर एक तरफ जहां ये 23वां वीडियो लेक्चर है, वहीं औद्योगिक विवाद अधिनियम इन दिनों में चल रहा है और औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के ऊपर आज 18वां और अंतिम वीडियो लेक्चर है। आज हम देखेंगे अनुसूचियों के बारे में। औद्योगिक विवाद अधिनियम जो है, इसके अंदर 5 अनुसूचियां दी गई है। क्या होता है अनुसूचियों का महत्व, थोड़ा सा समझते हैं। हमारे संविधान में भी अनुसूचियां दी गई है और प्राय अधिनियम के साथ में अनुसूचियां जुड़ी होती है। अनुसूचियां यानी कि टेबल कह सकते हैं इसको, और नाम से ही पता है सूचियां। कुछ लिस्ट है, कुछ एक कंटेंट के अंदर एक बताया जाता है और उसका अधिनियम के साथ गहरा संबंध होता है। तो जो पहली अनुसूची है वहीं से शुरू करते हैं। पहली अनुसूची में लिखा गया है धारा 2 उपधारा 6 के साथ। देखिए, ये पहली अनुसूची में लिखा हुआ है। फर्स्ट अनुसूची को हिंदी में शेड्यूल बोलते हैं और फर्स्ट शेड्यूल के साथ लिखा हुआ है सी, यानी कि देखिए सेक्शन 2N6। तो सबसे पहले हम उसी को ही देखते हैं, 2N6 है क्या। उसके बाद में हम प्रथम अनुसूची को शुरू करते हैं। 2N यानी कि 2 लोक उपयोगी सेवाओं से क्या अभिप्रेत है उसके बारे में बताया गया है उसमें, यानी कि किन्हें लोक उपयोगी सेवाएं माना जाएगा। और उसकी उपधारा 6 में जो लिखा गया है वो भी अब देख लेते हैं। धारा 2 की उपधारा 6 में लिखा गया है प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट कोई ऐसा उद्योग जिसे समुचित सरकार, यदि उसका समाधान हो गया है कि लोक आपात या लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित है, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए उतनी कालावधि के लिए जितनी उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए लोक उपयोग सेवा घोषित करे। यानी कि 2 की उपधारा 6 में समुचित सरकार, जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार कोई भी हो सकती है, समुचित सरकार को यह शक्ति दी गई है कि या तो लोक आपात के लिए या लोक हित के लिए अगर ऐसा करना समुचित सरकार ठीक समझती है तो शासकीय राजपत्र यानी कि गजट में एक अधिसूचना यानी कि नोटिफिकेशन का प्रकाशन कर दे और एक निश्चित कालावधि के लिए जो नोटिफिकेशन में लिखा जाएगा किसी भी सेवा को या उद्योग को लोक उपयोगी सेवा घोषित कर सकती है। क्या कार्य लोक उपयोगी सेवा में आएगा उसे समुचित सरकार घोषणा द्वारा तय कर सकती है, परंतु इस प्रकार विनिर्दिष्ट कालावधि प्रथमतः 6 महीने से अधिक नहीं होगी। यानी एक बार में जब पहली बार समुचित सरकार लोक उपयोगी सेवा घोषित करेगी तो 6 महीने से अधिक के लिए एक बार में नहीं करेगी, किंतु उसे वैसे ही अधिसूचना द्वारा एक समय में 6 मास से अनधिक की ऐसी कालावधि के लिए समय समय पर उस दशा में बढ़ाया जा सकेगा जिसमें लोक आपात या लोकहित में इस प्रकार बढ़ाया जाना समुचित सरकार की राय में अपेक्षित है। समुचित सरकारों को लगता है कि 6 महीने की अवधि बहुत कम है, इनको इस समय से ज्यादा के लिए भी लोक उपयोगी सेवाएं बनाए रखना चाहिए, क्योंकि लोक आपात या लोकहित की परिस्थितियां अब भी विद्यमान हैं। तो फिर दूसरी बार के लिए अधिसूचना निकालेगी और फिर दूसरी अधिसूचना में एक बार के लिए 6 महीने के लिए किसी कार्य को लोक उपयोगी सेवा घोषित कर सकेगी। और इस तरह से 6 महीने के दौरान उसे हर बार गजट में नोटिफिकेशन निकालना होगा। शासकीय राजपत्र बोलते हैं गजट को, किसी सेवा को लोक उपयोगी सेवा घोषित कर सकेगी। तो क्या क्या उद्योग है वो हम अब देखते हैं। प्रथम अनुसूची की धारा 2(6) में जो बताया गया है कुछ उद्योगों की सूची है, 24 उद्योगों की सूची है जहां से किसी को लोक उपयोगी सेवाएं घोषित किया जा सकता है।
तो वो 24 क्षेत्र जो है उसके बारे में देखते हैं। यात्रियों या माल के भूमि या जल मार्ग द्वारा वहन के लिए रेल से भिन्न परिवहन, रेल से भिन्न कोई भी परिवहन जिसके अंदर सड़क मार्ग से किसी माल को या यात्रियों को ले जाना शामिल है, और जल मार्ग से कोई भी ट्रांसपोर्टेशन इसमें शामिल है। बैंक का कार्य यानी कि बैंक से संबंधित कोई काम हो रहा है कहीं, उसमें सीमेंट उद्योग, कोयला उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, खाद्य पदार्थ से संबंधित कोई उद्योग, जैसे अभी आपने लॉकडाउन में देखा था कि कई सारे उद्योग लॉकडाउन में बंद हो गए थे, उन्हें वापस शुरू किया गया। उन्हें इस आधार पर शुरू किया कि महामारी के दौर में आपकी जरूरत है, आप तुरंत उद्योगों को खोलिए। उन्हें आदेश देके उनके घर का पता निकाल के उनके उद्योगों को खुलवाया गया। लोहार इस्पात उद्योग, रक्षा स्थापन उद्योग, अस्पतालों और औषधालयों में सेवा, अभी लॉकडाउन में इसका भी हमने देखा था, कई प्राइवेट हॉस्पिटल ने अपनी क्लिनिक बंद कर दी थी, तो सरकार ने इसे वापस खुलवाया। अग्निशामक सेवा, भारत सरकार के टकसाले जहां पर नोट की छपाई होती है या सिक्के छपते हैं, टकसालों में वैसे सिक्के छपते हैं। भारत प्रतिभूति मुद्रणालय, गवर्नमेंट प्रेस जो है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी प्रेस, ताम्र खनन, तांबे से संबंधित खनिज, मीसा खनन, जस्ता खनन, लौह अयस्क खनन, किसी तेल क्षेत्र में सेवा, यूरेनियम उद्योग में सेवा, पायराइटीज खनन, सिक्योरिटीज पेपर मिल्स होशंगाबाद, बैंक नोट प्रेस देवास में सेवा, फॉस्फाइट का खनन और मैग्नेसाइट का खनन। इस तरह से ये उद्योग प्रथम अनुसूची में दिए गए हैं और इन्हें समुचित सरकार आवश्यक सेवाओं के लिए घोषित कर सकती है, और ऐसी स्थिति के अंदर बाकी जो प्रावधान आवश्यक सेवाओं पर लागू होते हैं वह इन पे भी लागू हो जाएंगे। अब देखते हैं दूसरी अनुसूची के बारे में। दूसरी अनुसूची के बारे में हमने सबसे पहले धारा 7 में पढ़ा कि श्रम न्यायालयों की अधिकारिता के बारे में जब देखा था कि अधिकारिता के अंदर के कुछ विषय के बारे में दूसरी अनुसूची जुड़ा हुआ है। धारा 7 तो दूसरी अनुसूची से गहरी संबंधित है ही है, इसके अलावा भी दूसरी अनुसूची का संबंध अधिनियम में कई जगह से आएगा। जब भी कभी दूसरी अनुसूची आएगा तो हमें इस अनुसूची को देखना है। अगर आप में से किसी को भी इस अनुसूची को विस्तार से देखना है तो आप इस वीडियो को रोक कर देख सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि श्रम न्यायालय के अधिकारिता से संबंधित ये दूसरी अनुसूची है क्या। 1 नंबर, स्थायी आदेशों के अधीन किसी नियोजक द्वारा पारित आदेश का औचित्य या वैधता जो है वह श्रम न्यायालय जांच सकता है। स्थायी आदेशों को लागू करना और उसका निर्वचन, उससे संबंधित दूसरी अनुसूची में प्रावधान है। कर्मकारों का उन्मोचन या पदच्युति, जिसके अंतर्गत दोषतः पदच्युत कर्मकारों का पुनः स्थापन या उन्हें अनुतोष का अनुदान आता है। किसी रूढ़िजन्य रियायत यानी कि छूट या विशेषाधिकार का प्रत्याहरण, वापस लेना। एक बार छूट थी रूढ़ि के आधार पर या कोई विशेषाधिकार था, उसका प्रत्याहरण कर लेना यानी कि उसको विड्रॉल कर लेना, वापस ले लेना। किसी हड़ताल या तालाबंदी का अवैध होना या न होना तय करना, यह भी क्षेत्राधिकार श्रम न्यायालय का है। तीसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों से भिन्न सभी विषय, यह भी दूसरी अनुसूची के विषय माने जाएंगे। अब देखते हैं तीसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची के साथ में लिखा हुआ है धारा 7 के, देखिए और उसके बारे में विस्तार क्या है। धारा 7 के ये औद्योगिक अधिकरणों की अधिकारिता के बारे में। धारा 7 जो थी श्रम न्यायालय की अधिकारिता के बारे में, और धारा 7 के औद्योगिक अधिकरणों की अधिकारिता के बारे में। जो विषय है अनुसूची 3 में, उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहला है मजदूरी, जिसके अंतर्गत संदाय की कालावधि और ढंग आता है। प्रतिकरात्मक और अन्य भत्ते जो हैं कंपेंसेटरी, और दूसरे अलाउंसेज है उनके बारे में व्यवस्था। काम के घंटे और विश्राम का अंतराल, उसके बारे में जो भी अधिकारिता है। मजदूरी सहित छुट्टी और अवकाश के दिन के बारे में। बोनस लाभों का अंश बांटना, भविष्य निधि और उपदान।
स्थायी आदेशों के अनुसार किए जाने से अन्यथा पारी में काम किया जाना, श्रेणियों में वर्गीकरण, अनुशासन के नियम, सुव्यवस्थीकरण, कर्मकारों की छंटनी और स्थापन का बंद होना तथा कोई अन्य विषय जो विहित किया जाए, किसके द्वारा विहित किया जाए, समुचित सरकार के द्वारा विहित किया जाए, ऐसे अन्य विषय तीसरी अनुसूची के भाग समझे जाएंगे। और जो तीसरी अनुसूची के भाग होंगे जो विषय, उनके ऊपर अधिकारिता औद्योगिक अधिकरण की होगी। अब हम बात करते हैं चौथी अनुसूची के बारे में। चौथी अनुसूची को धारा 9 क के साथ देखना है, क्योंकि धारा 9 क में लिखा गया है कि सेवा की शर्तें, यानी कि कुछ उद्योग है, कुछ क्षेत्र है जहां पर मजदूरों की अगर सेवा की शर्तें तय है और इस दौरान मामला किसी प्राधिकारी के पास में आ गया है। अब प्राधिकारी के अंदर हमने देखा था कि प्राधिकारी कौन कौन होते हैं। प्राधिकारी होते हैं कोई भी मध्यस्थ हो सकता है, कोई सुलह अधिकारी हो सकता है, कोई अधिकरण का पीठासीन अधिकारी हो सकता है, श्रम न्यायालय का पीठासीन अधिकारी हो सकता है, ये सभी प्राधिकारी है। और इन प्राधिकारियों के अंतर्गत धारा 9 क में लिखा गया सेवा की शर्तें बदलने की, यानी कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां से मजदूर और किसी के बीच में कोई विवाद हुआ, जब तक मामला लंबित है, इस दौरान या कभी किन्हीं विशेष परिस्थितियों में सेवा की शर्तें बदलनी है तो उन्हें सूचना देनी होगी। तो वह सूची दी गई है, इसमें कौन कौन से क्षेत्र है। पहला है मजदूरी, जिसके अंतर्गत संदाय की कालावधि और ढंग आता है, यानी मजदूरी का भुगतान जो है वह कौन सी कालावधि में किस ढंग से किया जाएगा, उसके बारे में नियम बनाने के लिए सूचना दी जानी चाहिए। किसी तत्समय प्रवर्त विधि के अधीन किसी भविष्य निधि या पेंशन, प्रोविडेंट फंड या पेंशन फंड में या कर्मकारों के फायदे के लिए नियोजक द्वारा संदत या संदेह अभिदाय, अभिदाय का मतलब कंट्रीब्यूशन, योगदान कितना होगा उसके बारे में, प्रतिकरात्मक और अन्य भत्ते जो है उसके बारे में, काम के घंटे और विश्राम अंतराल के बारे में, मजदूरी से छुट्टी और अवकाश के दिन के बारे में, स्थायी आदेशों के अनुसार किए जाने से अन्यथा पारी में काम आरंभ किया जाना, उसमें परिवर्तन या उसका बंद किया जाना, उसके बारे में नियम बनाने हैं तो हमें चौथी अनुसूची देखनी होगी। इसी तरह से सातवीं है श्रेणियों में वर्गीकरण। अगर कोई कैटेगरी बांटना है, क्लासिफिकेशन करना है ग्रेड के आधार पर मजदूरों का, तो वह भी चौथी अनुसूची का विषय समझा जाएगा। किसी रूढ़िक रियायत या विशेषाधिकार का प्रत्याहरण यानी कि विड्रॉल या प्रथा में तब्दीली करनी है, व्यवस्था बदलनी है जो अब तक प्रथा से चली आ रही है, तब वहां तक के सिवाय जहां तक कि वे स्थायी आदेशों में संबंधित किए गए हैं, अनुशासन के नए नियम प्रवृत्त करना या विद्यमान नियमों में परिवर्तन करना, संयंत्र या तकनीक का ऐसा सुव्यवस्थीकरण, मानकीकरण या सुधारक जिससे कर्मकारों की छंटनी संभाव्य हो, और किसी उपजीविका या प्रक्रिया या विभाग या पारी में नियोजित किए गए या फिर किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या में जो आकस्मिक मजदूरों की संख्या से भिन्न हो, कोई ऐसी वृद्धि या कमी करना जो ऐसी परिस्थितियों के कारण न हुई हो जिन पर नियोजक का कोई नियंत्रण नहीं है। तो ये सारे विषय अनुसूची 4 के विषय समझे जाएंगे। अब देखते हैं 5वीं अनुसूची। जितनी भी अनुसूचियां हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण 5वीं अनुसूची आपके लिए होनी चाहिए, क्योंकि परीक्षा में अलग से किसी अनुसूची पे कोई प्रश्न आ सकता है तो वो केवल 5वीं अनुसूची है जिसके ऊपर कोई प्रश्न आने की संभावना बनती है। बाकी अनुसूचियों के ऊपर अलग से कोई प्रश्न नहीं बनता। आपने अगर एक्ट के अंदर उन्हें पढ़ा है तो उनको जितना आपने पढ़ लिया उतना पर्याप्त है। 1 से लेकर 4 अनुसूची ना भी पढ़े तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 5वीं अनुसूची ऐसी अनुसूची है जिसके ऊपर अलग से और स्वतंत्र रूप से प्रश्न बन सकता है। तो सबसे पहले हम 5वीं अनुसूची को 2 भागों में देखेंगे। इसको फर्स्ट और सेकंड 2 पार्ट में बांटेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट है उसको देखते हैं। फर्स्ट पार्ट है नियोजकों और नियोजकों के व्यवसाय संघों की ओर से। उपधारा 1, कोई व्यवसाय संघ संगठित करने, बनाने, उसमें सम्मिलित होने या उसकी सहायता करने अथवा सामूहिक रूप से सौदा करने या अन्य पारस्परिक सहायता
या सुरक्षा के प्रयोजन के लिए मिलकर क्रियाकलाप करने के कर्मकारों के अधिकारों का उसके द्वारा प्रयोग किए जाने में हस्तक्षेप करना, उन्हें अवरुद्ध करना या उस पर दबाव डालना। अर्थात किसी कर्मकार किसी व्यवसाय संघ में सम्मिलित होंगे तो उन्हें सेवा मुक्त या पदच्युत करने की कोई धमकी दी जाएगी, या किसी व्यवसाय संघ संगठित किया जाए तो तालाबंदी या कामबंदी की धमकी देना, व्यवसाय संघ के संगठनात्मक प्रयासों को निष्फल करने की दृष्टि से व्यवसाय संघ संगठन के संकट में समग्रों पर मजदूरी वृद्धि मंजूर करना। इस तरह के अगर कोई कार्य किया जाए तो पहली बात यह है कि ऐसे सभी कार्य को अनुचित श्रम व्यवहार समझा जाएगा। उदाहरण के तौर पर कोई मजदूर ट्रेड यूनियन में शामिल होता है, अगर उसी को कामबंदी की धमकी दी जाती है, तालाबंदी की धमकी दी जाती है कि ट्रेड यूनियन में क्यों संगठित हुए। किसी कर्मकार ने व्यवसाय संघ में सम्मिलित होने से उसको सेवा मुक्त या पदच्युत कर दिया जाता है, या व्यवसाय संघ के संगठनात्मक प्रयासों को निष्फल करने के लिए वहां यूनियन क्यों बनी, कोई कार्य किया जाता है तो उसे अनुचित श्रम व्यवहार माना जाएगा। और कोई व्यवसाय संघ के काम में इस तरह की बाधाएं अनुचित श्रम व्यवहार है तो ऐसी स्थिति में यह नियोजक वर्ग के ऊपर कहीं न कहीं प्रतिबंध लगाने वाला है। तो इसीलिए हमने पार्ट फर्स्ट नियोजकों और नियोजकों के व्यवसाय संघों की ओर से जो कार्य अनुचित श्रम व्यवहार में आएंगे उसके बारे में हमने 1 नंबर सूची देखी। अब देखते हैं आगे। 2, किसी व्यवसाय संघ का प्रभुत्व जमाना, ऐसे किसी व्यवसाय संघ में हस्तक्षेप करना या उसे वित्तीय या अन्यथा सहायता देना। अर्थात नियोजक द्वारा अपने कर्मकारों का व्यवसाय संघ संगठित करने में सक्रिय दिलचस्पी लेना, और जहां कोई व्यवसाय संघ मान्यता प्राप्त व्यवसाय संघ नहीं है वहां अपने कर्मकारों का उनके सदस्यों के संगठित करने का प्रयास करने वाले अनेक व्यवसाय संघों में से किसी एक के प्रति नियोजक द्वारा पक्षपात दर्शित करना या उसका पक्ष लेना अनुचित श्रम व्यवहार माना जाएगा, अनफेयर लेबर प्रैक्टिस मानी जाएगी। वापस समझें, व्यवसाय संघ बन रहा है लेकिन नियोजक वर्ग चाहता है कि हमारा प्रभुत्व रहे ताकि व्यवसाय संघ वही करे या मजदूर यूनियन वही करे, ट्रेड यूनियन वही करे जो कि हम चाहें, जो कि मालिक वर्ग चाहें। तो ऐसी स्थिति में जो ट्रेड यूनियन है, जो व्यवसाय संघ है, उस पर प्रभुत्व जमाने की अनावश्यक चेष्टा अनफेयर लेबर प्रैक्टिस मानी जाएगी। नियोजक यानी मालिक वर्ग द्वारा अपने कर्मकारों का व्यवसाय संघ संगठित करने में सक्रिय दिलचस्पी लेना, यानी कि नियोजक वर्ग चाहता है कि कर्मकारों का संगठन कैसा, उसके पदाधिकारी कौन हो, यह नियोजक वर्ग तय कर रहा है, मजदूर तय नहीं कर रहे हैं। इस तरह से दिलचस्पी ले रहा है, या पैसा खर्च कर रहा है किसी एक मजदूर के लिए, यह भी दिलचस्पी लेना है कि कोई एक जो चहेता मजदूर है वही पदाधिकारी बन जाए। तो इस तरह के जो दिलचस्पी लेने के कार्य है ये अनफेयर लेबर प्रैक्टिस है, अनुचित श्रम व्यवहार है। जहां कोई व्यवसाय संघ मान्यता प्राप्त व्यवसाय संघ नहीं है वहां कर्मकारों या उसके सदस्यों के संगठित करने का प्रयास वाले कई सारे व्यवसाय संघ बने हुए हैं, और मालिक वर्ग जो है, जो नियोजक वर्ग है, उन कई सारे व्यवसाय संघों में से किसी एक के प्रति विशेष लगाव रखता है या उसका पक्ष लेता है, तो यह भी अनुचित श्रम व्यवहार माना जाएगा। कर्मकारों के ऐसे व्यवसाय संघों को स्थापित करना जो नियोजक द्वारा प्रत्यायोजित हो, नियोजक के द्वारा प्रायोजित हो, नियोजक जिस पे खर्च करता हो और नियोजक ही जिसे चला रहा है, ऐसे ट्रेड यूनियन के अंदर हस्तक्षेप की कैटेगरी में आएगा ये कार्य, और यह भी अनफेयर लेबर प्रैक्टिस माना जाएगा, अनुचित श्रम व्यवहार माना जाएगा। 4 नंबर, कर्मकारों के किसी व्यवसाय संघ की सदस्यता को किसी कर्मकार के प्रति भेदभाव करके प्रोत्साहित या हतोत्साहित करना। अगर कोई मजदूर किसी ट्रेड यूनियन का सदस्य बनता है तो या तो उसे प्रोत्साहित करना या हतोत्साहित करना। प्रोत्साहन तब होता है कि जब कर्मकारी ऐसे किसी ट्रेड यूनियन का सदस्य बनता है जो मालिक वर्ग के सपोर्ट में है, उसका तो प्रोत्साहन हो, और जो मालिक वर्ग के विरोध में हो ऐसे ट्रेड यूनियन का सदस्य बनने के लिए हतोत्साहित करना, ये दोनों ही कार्य जो है अनुचित श्रम व्यवहार माने जाएंगे। अर्थात इसका मतलब क्या क्या है वो देखिए। किसी कर्मकार को इस कारण सेवा मुक्त या दंडित करना कि उसने अन्य कर्मकारों को किसी व्यवसाय संघ में सम्मिलित होने या उसे संगठित करने के लिए प्रेरित किया।
किसी कर्मकार को किसी हड़ताल, ऐसी हड़ताल न हो जो इस अधिनियम के अधीन अवैध समझी जाएगी, यानी कि वैध हड़ताल में शामिल होने के कारण सेवा मुक्त या पदच्युत करना अनुचित श्रम व्यवहार माना जाएगा। किसी कर्मकार की ज्येष्ठता को उसके व्यवसाय संघ से संबंधित क्रियाकलापों के कारण परिवर्तित करना अनुचित श्रम व्यवहार माना जाएगा। किसी कर्मकार की ज्येष्ठता यानी सीनियरिटी को उसके व्यवसाय संघ से संबंधित क्रियाकलापों के कारण परिवर्तित करना, यह भी सीनियरिटी को क्यों चेंज किया? क्योंकि उसने व्यवसाय संघ के अंदर कुछ ऐसा काम किया जो मालिक वर्ग के, नियोजक वर्ग के पसंद में नहीं आया, तो उसकी सीनियरिटी बदल दी, यह भी अनुचित श्रम व्यवहार है। किसी कर्मकार की उसके व्यवसाय संघ संबंधी क्रियाकलापों के कारण उच्च पद या प्रोन्नति देने से इनकार करना, उसका प्रमोशन नहीं दिया या उसकी स्थिति में बदलाव इसलिए कर दिया क्योंकि उसने कर्म या उसकी ज्येष्ठता में बदलाव कर दिया क्योंकि मजदूर ने व्यवसाय संघ के संबंधित क्रियाकलापों में किसी तरह का योगदान किया हो। इसी तरह से किसी कर्मकार को उसके व्यवसाय संघ संबंधी क्रियाकलापों के कारण उच्च पदों पर प्रोन्नति देने से इनकार ही कर देना कि आपने ट्रेड यूनियन में यह काम किया इसलिए आपको कोई प्रमोशन ही नहीं मिलेगा, इनकार ही कर देना, यह भी अनफेयर लेबर प्रैक्टिस मानी जाएगी। कुछ कर्मकारों को योग्यता के बिना इस दृष्टि से प्रोन्नति देना कि उन कर्मकारों के बीच में वैमनस्य पैदा हो या उसके व्यवसाय संघ की ताकत घटे, ट्रेड यूनियन की ताकत घटाना या मजदूरों को आपस में लड़ाने वाले काम कर रहा है, यह भी अनुचित श्रम व्यवहार माना जाएगा। व्यवसाय संघों के पदाधिकारियों का सक्रिय सदस्यों के उनके व्यवसाय संघ संबंधी क्रियाकलापों के कारण सेवा मुक्त करना, यानी कोई मजदूर है वह व्यवसाय संघ में सक्रिय है और केवल इस सक्रियता के कारण उसको सेवा से मुक्त कर दिया गया है, तो यह भी अनुचित श्रम व्यवहार माना जाएगा। कर्मकारों को दंडित किए जाने की दृष्टि से या सद्भाव के बिना किंतु नियोजक के अधिकारों का आभासी प्रयोग करके किसी कर्मकार को किसी आपराधिक मामले में मिथ्या समय पर या गड़े हुए साक्ष्य पर मिथ्या उसको क्या कह सकते हैं, जोड़कर किसी तरह से कंसल्टेड कर दिया, उसको आलिप्त कर दिया, या स्पष्टता एकदम साफ दिखने वाले झूठे कारणों के आधार पर इजाजत के बिना अनुपस्थिति के लिए असत्य या गड़े हुए अभिकथन लगाना, एब्सेंट था भले फोन पे अनुमति मांगी, उसको तो बुला दिया कि साहब अनुमति ली नहीं और उसके बिना कोई मजदूर अनुपस्थित है, इसके लिए उसके खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही हो रही है, तो इस तरह की कार्यवाही भी अनुचित श्रम व्यवहार मानी जाएगी जो कर्मकारों को दंडित करने की दृष्टि से यह सब हो रहा है। आंतरिक जांच के संचालन में नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों की पूर्णतः अवहेलना करके या असम्यक जल्दबाजी करके जांच हो रही है तो नैसर्गिक न्याय के नियमों को तो मानना होगा। नैसर्गिक न्याय के जो साधारण नियम हैं, कोई व्यक्ति अपने मामलों में निर्णायक नहीं हो सकता, दूसरे पक्ष को सुना जाएगा और कारण सहित निर्णय दिया जाएगा। मुख्यतः ये 3 नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत है, इसके अलावा और भी है, इनका पालन करना पड़ेगा। इनका पालन नहीं हो रहा है तो वो भी अनफेयर लेबर प्रैक्टिस है। मामूली या तकनीकी प्रकृति के अवचार के कारण और उस विशेष अवचार की प्रकृति पर ध्यान दिए बिना या कर्मकार के पिछले अभिलेख या सेवा पर ध्यान दिए बिना जिससे कि अवचार के मुकाबले दंड अधिक हो जाए, सेवा मुक्त या पदच्युत करना। मामला छोटा सा है और छोटे से मामले में बड़ी सजाएं दी जा रही है, यह भी अनफेयर लेबर प्रैक्टिस माना जाएगा, अनुचित श्रम व्यवहार माना जाएगा। छठा, कर्मकारों द्वारा किए जा रहे नियमित प्रकृति के कार्य को समाप्त करने के लिए और ऐसे कार्य को ठेकेदारों को देने के लिए जो हड़ताल तोड़ने के लिए हो, नियमित प्रकृति के काम ही समाप्त कर दिए या ठेकेदारों को दे दिए गए हैं ऐसे काम, ताकि अब मजदूरों को रखने की आवश्यकता ही नहीं हो, ताकि ठेकेदारों को इसलिए भी दिया जा रहा है कि अब हड़ताल मजदूर तोड़ नहीं रहे हैं, हड़ताल को तोड़ने के लिए उनके ऊपर एक भय व्याप्त करने की कोशिश की जा रही है, यह अनुचित श्रम व्यवहार है। किसी कर्मकार को एक स्थान से दूसरे स्थान पर सद्भाव के बिना प्रबंध की नीति अनुसरण करने के बहाने से ट्रांसफर करना, यानी सद्भाव नहीं है, यानी दूसरे शब्द में असद्भावना है, असद्भावना के साथ किसी मजदूर का ट्रांसफर कर देना और कहना यह कि प्रबंध की नीति का अनुसरण किया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में यह भी अनुचित श्रम व्यवहार है। ऐसे कर्मकारों पर जो वैध हड़ताल कर रहे हैं
पुनः काम करने की अनुज्ञा देने के पूर्व शर्तों के रूप में अच्छे आचरण के बंध पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए जोर देना। वैध हड़ताल के बावजूद भी इस तरह का बंध पत्र बनवाना कि आइंदा से ऐसी हड़ताल नहीं करेंगे, ऐसा कार्य नहीं करेंगे, ये बॉन्ड भरवाना, यह भी अनुचित श्रम व्यवहार है। योग्यता का ध्यान रखे बिना कर्मकार को किसी एक समूह के लिए पक्ष लेना या पक्षपात करना, योग्यता पे ध्यान नहीं दिया, चाहे वो कितनी ही योग्यता हो, किसी मजदूर के साथ में कोई पक्षपात किया जा रहा है, यह अनुचित श्रम व्यवहार है। स्थायी कर्मकारों की हैसियत और विशेषाधिकारों से वंचित करने के उद्देश्य से कर्मकारों की बदली कर देना, आकस्मिक या अस्थायी रूप से नियोजित करना और उसे उस रूप में वर्षों तक चलते रहने देना। स्थायी कर्मचारियों की स्टेटस बदल दी, उसका रुतबा बदल दिया, उसकी हैसियत बदल दी, या विशेषाधिकारों को बदल दिया, या कर्मकारों को बदलिया अस्थायी रूप से, जो स्थायी कर्मचारी था उसको बदली कर्मचारी के रूप में या कैजुअल कर्मचारी के रूप में, अस्थायी कर्मचारी के रूप में लगा दिया। तो यह सब भी अनुचित श्रम व्यवहार की श्रेणी में आएगा। 11 नंबर, किसी औद्योगिक वाद से संबंधित किसी जांच या कार्यवाही में नियोजक के विरुद्ध आरोप फाइल करने या साक्ष्य लेने के लिए किसी कर्मकार को सेवा मुक्त या उसके विरुद्ध भेदभाव करना। क्यों? क्योंकि औद्योगिक वाद से संबंधित जांच या कार्यवाही प्रभावित हो सके, इसीलिए नियोजक के विरुद्ध आरोप फाइल करने या साक्ष्य देने के लिए कर्मकार को सेवा मुक्त कर दिया या भेदभाव किया जा रहा है, तो वह भी अनुचित श्रम व्यवहार है। ऐसी हड़ताल के दौरान जो अवैध हड़ताल नहीं है, कर्मकारों को भर्ती करना, यानी अवैध हड़ताल नहीं, यानी कि वैध हड़ताल है, वैध हड़ताल के दौरान नए कर्मचारी को भर्ती की जा रही है ताकि पुराने कर्मचारी जो हड़ताल पर, उन पर दबाव बनाया जा सके, तो यह भी अनुचित श्रम व्यवहार है। अधिनिर्णय, समझौता या करार को कार्यान्वित करने में असफलता है, जो भी न्यायालय का निर्णय दिया गया है या कहीं भी किसी ट्रिब्यूनल ने या किसी सुलह अधिकारी ने या सुलह बोर्ड ने कोई भी अधिनिर्णय अवार्ड दिया है या समझौता दिया है, उसको लागू नहीं किया जा रहा है नियोजक वर्ग के द्वारा अपनी तरफ से। बल प्रयोग या हिंसा के कार्यों में शामिल होना, यह भी इसी श्रेणी में आएगा। मान्यता प्राप्त व्यवसाय संघों के साथ सद्भाव पूर्वक सामूहिक रूप से सौदा करने से इनकार कर देना, मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियन उसे बातचीत ही नहीं हो रही है, ऐसी तालाबंदी के लिए प्रस्ताव करना या उसे चालू रहने देना जो इस अधिनियम के अधीन अवैध समझी जाएगी। अवैध तालाबंदी को प्रोत्साहन भी अनुचित श्रम व्यवहार की श्रेणी में आने वाला कार्य है। अब देखते हैं इसका दूसरा भाग, कर्मकारों और कर्मकारों के व्यवसाय संघों की ओर से। अब तक हमने देखा कि मालिक वर्ग की तरफ से कौन से कार्य हैं जिन्हें अनुचित श्रम व्यवहार माना जाएगा। अब हम देखेंगे मजदूरों की तरफ से कौन से कार्य हो सकते हैं जिन्हें अनुचित श्रम व्यवहार माना जाएगा। नंबर 1, इस अधिनियम के अधीन अवैध समझे जाने वाली हड़ताल के लिए सलाह देना या सक्रिय रूप से उसके लिए समर्थन करना या दुष्प्रेरित करना। हड़ताल अवैध है और उसके लिए किसी मजदूर या मजदूरों की ओर से प्रोत्साहन दिया जा रहा है कि उसमें शामिल हो जाइए, तो यह मजदूरों का कार्य भी अनुचित श्रम व्यवहार माना जाएगा। कर्मकारों के स्वयं संगठन के अधिकार के प्रयोग पर दबाव डालना या व्यवसाय संघ में सम्मिलित होना या किसी व्यवसाय संघ में सम्मिलित होने से प्रविरत रहना। कर्मकारों के द्वारा जो स्वयं का संगठन है, जो सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अधिकार के प्रयोग पर दबाव डालना कि सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन अपने अधिकारों का प्रयोग करे ही करे, उसकी करने की इच्छा है कि नहीं, लेकिन मजदूर दबाव डाल रहे हैं। व्यवसाय संघ में सम्मिलित होना है, उसके लिए किसी मजदूर पर दबाव डाला जा रहा है कि ट्रेड यूनियन का सदस्य बनो ही बनो, या किसी व्यवसाय संघ में सम्मिलित होने से प्रवृत्त रहना, या मजदूर पे कहा जा रहा है कि फला जो ट्रेड यूनियन है उसका सदस्य आप नहीं बनेंगे, अगर बने तो कार्रवाई की जाएगी। तो इस तरह की धमकियां, ये सभी अनुचित श्रम व्यवहार है। इसका मतलब क्या क्या है? किसी व्यवसाय संघ या सदस्यों द्वारा ऐसी रीति से धरना जिसके फलस्वरूप हड़ताल न करने वाले कर्मकार अपने कार्य स्थान में प्रवेश करने से शारीरिक रूप से वंचित रहे। कुछ मजदूरों ने हड़ताल करी, कुछ ने नहीं की। जिन मजदूरों ने हड़ताल करी उन्होंने इस रीति से बाधा डाली या धरना दिया कि जो मजदूर काम करना चाहते हैं उनको भी जाने का कोई अवसर नहीं है, उनका रास्ता रोक लिया। यह भी अनुचित श्रम व्यवहार है मजदूरों की तरफ से। और हड़ताल न करने वाले कर्मकारों या
प्रबंधकीय कर्मचारी वृंद के विरुद्ध बल प्रयोग या हिंसा कार्यों में शामिल होने या हड़ताल के संबंध में अभितराज की धमकियां देना। जो मजदूर हड़ताल पर शामिल नहीं होना चाहते उनको धमकियां दी जा रही है या उनके खिलाफ बल प्रयोग हो रहा है या हिंसा हो रही है, तो यह भी अनुचित श्रम व्यवहार मजदूरों की तरफ से माना जाएगा। मान्यता प्राप्त संघ द्वारा नियोजक के साथ सद्भाव पूर्वक सामूहिक रूप से सौदा करने से इनकार कर देना। जो ट्रेड यूनियन है, मान्यता प्राप्त है ट्रेड यूनियन, वो बातचीत ही नहीं करना चाहता मालिक वर्ग के साथ या सामूहिक रूप से कोई सौदेकारी करना ही नहीं चाहता है, तो ऐसी स्थिति में ट्रेड यूनियन का उद्देश्य या अर्थ ही क्या रह जाएगा, महत्व ही क्या रह जाएगा? तो वह भी ट्रेड यूनियन और मजदूरों की तरफ से अनुचित श्रम व्यवहार की श्रेणी में आने वाला कार्य है। सौदा प्रतिनिधि प्रमाणन के विरुद्ध दबाव डालने वाले क्रियाकलापों में शामिल होना, यह कार्य भी अनुचित श्रम व्यवहार है। दबाव डालने वाले ऐसे कार्य जैसे कि जानबूझकर धीमी गति से काम करना है। मजदूरों को कहा जा रहा है कि जानबूझकर धीमी गति से काम करो, यह भी एक तरह की हड़ताल का रूप है। इससे अच्छा तो हड़ताल करना ठीक होता है, कुछ परिस्थितियों में, हमेशा नहीं। काम के घंटों के पश्चात काम के परिसर पर लेट जाना, जानबूझकर देरी करना ताकि काम पे आए, या प्रबंधकीय सदस्यों में से किसी एक का या अन्य कर्मचारी वृंद का घेराव करना, प्रदर्शित प्रोत्साहन या दुष्प्रेरित करना, किसी भी तरह से या तो देरी करना या जो मैनेजमेंट है, जो भी मालिक वर्ग है, उनसे संबंधित जो भी कर्मचारी है उनका घेराव करना ताकि वो भी अपने काम को नहीं कर सके। नियोजकों या प्रबंधकीय कर्मचारी वृंद के सदस्यों के निवास स्थान पर प्रदर्शन करना, यह भी अनुचित श्रम व्यवहार है। इसीलिए कोई प्रदर्शन हो सकता है, धरना हो सकता है, वो सिर्फ कार्य स्थान के पास ही हो सकता है और उसके भी बाहर होता है प्राय, जिससे अन्य मजदूरों के काम में बाधा नहीं है। उद्योग से संबंधित नियोजक की संपत्ति को नष्ट करने के लिए उद्दीप्त करना या जानबूझकर शामिल होना। जो उद्योग है उससे संबंधित नियोजक की संपत्ति को नष्ट करना नहीं, यानी कोई आग लगाना, तोड़फोड़ करना, किसी तरह से संपत्ति को नष्ट करना या उद्दीप्त करना, दूसरों को भड़काना या जानबूझकर ऐसे कार्य में शामिल होना मजदूरों की तरफ से अनुचित श्रम व्यवहार माना जाएगा। और अंतिम है, किसी कर्मकार के विरुद्ध उसे काम पर जाने से प्रवृत्त करने की दृष्टि से बल या हिंसा के कार्यों में शामिल होना या अभितराज की धमकियां देना। किसी मजदूर को इसीलिए बल प्रयोग या हिंसा हो रही है या उसे धमकियां दी जा रही है ताकि वो अपना काम नहीं कर सके या काम से दूर रह सके, तो इस तरह का कार्य भी अनुचित श्रम व्यवहार माना जाएगा। ये थी अनुसूची 5, जिसका भाग 1 जो था वह था मालिक वर्ग की तरफ से कौन से कार्य अनुचित श्रम व्यवहार माना जाएगा, और भाग 2 जो है वो बताता है कि मजदूर वर्ग की तरफ से या कर्मकार वर्ग की तरफ से कौन सा कार्य है जिन्हें अनुचित श्रम व्यवहार माना जाएगा। इसी के साथ ही लेबर लॉ का 23वां वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त होता है और औद्योगिक विवाद अधिनियम का 18वां और अंतिम वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त होता है। मैं भरत कुमार जादना इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।